अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि एक ऐसी वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही है या करती है जिसको डेडलीस्ट वीडियो ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है तो तुम लोग मानोगे। और अगर मैं ये कहूं कि वो वीडियो पाकिस्तान की है, क्या तुम लोग मानो? मैं भी मान सकते हो, बट तुम लोग यही सोच रहे होगे कि यार प्रॉबेबली ये वीडियो जो है डार्क वेब रिलेटेड होगी, डीप वेब से होगी, है ना? ऐसी सोच रहे होगे कोई टेररिस्ट शिट होगी, कोई ऐसी होगी कि मतलब कि किडनैपर्स ने पकड़ा हुआ, किसी को टॉर्चर किया हुआ। ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक चैनल है जिसको मैं ऑन एंड ऑफ देखता रहता हूँ। ये बेसिकली डार्क जो है वीडियोस इंटरनेट पे जो है उनको एक्सप्लेन करता है और उसके बारे में बताता है। तो मेरे सामने इसकी एक वीडियो आई, मैंने सोचा यार इसको तुम लोगों के साथ बैठ के देखा जाए। अगर जिन भाइयों को इंग्लिश नहीं आती, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, तो मुझे जितना समझ आएगा मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, मैं इसके सबटाइटल्स भी खोल देता हूँ ताकि मेरे ऐसे जाहिल लोग ना समझ पाए आराम। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा साथ साथ जो जो ये बोल रहा होगा। It appeared totally innocent. In a small room somewhere in the Kohistan region of Pakistan, 4 women sat on the floor, each clapping their hands and singing a traditional Kohistani song. With them were 2 men, one seen dancing beside them, and another seen recording the moment on a grainy video taken on his old cell phone. The footage captured the impromptu after party of a wedding that the women and men had separately attended earlier that day, an event that transpired sometime in May 2010. Shortly अच्छा, ये 2010 की जो है वीडियो है और ये है कोहिस्तान की। यहाँ पे 4 औरतें बैठी हुई हैं और 2 आदमी बैठे हुए हैं। ये बेसिकली शादी के बाद की वीडियो है। कोई बारात के बाद की वीडियो होती है ना, शादी के बाद लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा महफिल वहफिल लगा के तालियां वालियां पीटते हैं, मच्छे क्या, वो उस टाइप की वीडियो है। ठीक है, तो उसमें ये है, तो इसमें 2 लड़के बैठे हुए, 4 लड़कियां बैठी हुई है। अब इनका आपस में क्या रिश्ता है ये चीज क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ये लोग साथ बैठे हुए और सिर्फ ये वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वो लोग तालियां पीट रहे हैं और गाने गा रहे हैं और एक लड़का जो है इस वीडियो में डांस कर रहा होता है और दूसरा लड़का रिकॉर्ड कर रहा होता है उस सब। बस after this recording ended, the group dispersed, and each person returned to their respective homes, where the celebration eventually became a distant memory, their lives continuing on as if it had never even happened. At least for a time. अच्छा, इनके नाम क्या थे? अच्छा, इसमें 4 औरतें हैं, इनके नाम है, एक का नाम है बेगम जान, ये औरत का नाम है, इस औरत का नाम है बजीगा, इस औरत का नाम है आमना और इसका नाम है सिरीन जान। ठीक है, कोहिस्तान की औरतें। अच्छा, ये सब हो गया, रिकॉर्ड हो गया और बाकी ये फिर ये अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी अपनी नॉर्मल रूटीन पे की तरफ राग़िब हो जाते। ठीक है। Approximately 2 years later, the whereabouts and safety of every individual shown in this video would be called into question, following a disturbing admission. एक का नाम है गुलनजर, एक का नाम है बिन नासिर। लड़के में जो है ना, जो लड़का वीडियो बना रहा था उसका नाम है बिन गुलनजर और जो लड़का डांस कर रहा था उसका नाम है बिन नासिर। From a Kohistani local. An admission that began a ये लड़का multi-long-year search for answers to a conspiracy that traced back to the very moment this recording began, a moment that may have ultimately sealed the fate of 9 individuals. ये है अफजल और इसका क्या रिलेशन है ये अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे चीफ साहब से चीफ जस्टिस साहब से हमें बयान दे दें, हम बिल्कुल बयान। On June 4th, 2012, a press conference was held in the city of Abbottabad, Pakistan. The speaker, a man named Afzal Kohistani, made the long trek from his home in Kohistan, high in the mountains, to spread the word of a horrific incident that had occurred in the previous days. And he didn't just have a story to tell, but he also had a video to share. With him was that grainy cell phone recording taken 2 years earlier, showing the group of 4 women and 2 men dancing after a local wedding ceremony. And while the footage itself was far from alarming, it was the context that Afzal gave it that would eventually capture the world's attention. As according to the man, each of the women shown within this video had suffered a terrible fate, and it was all due to the existence of the footage itself. मतलब इस वीडियो की वजह से काफी लोगों की जान खतरे में थी, काफी लोग मिसिंग हो गए थे। और क्या हुआ था ये जैसे जैसे बताएगा मैं तुम लोगों को बताते रहूंगा क्योंकि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है इस वीडियो का कि क्या है, लेकिन मैं साथ साथ लेके चल। The video had been lost on one of the men's phones, buried in a sea of other media, and destined to be seen only by his eyes. But fate had different plans, as for unknown reasons, in May of 2012, that footage leaked online. There it went unnoticed by most of the world, as in all honesty, the video itself just isn't that interesting. But in Kohistan, where it was filmed, it went completely viral. It was shared from villager to villager until practically the entire region had seen it, with it becoming a point of discussion for most.
As for locals of that area, this video was far from normal. In fact, for many, it actually depicted evidence of a crime. मतलब ये है कि कोहिस्तान में क्या होता है, कोहिस्तान में गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, सही है। जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली जिरगा चलता है। ये अभी भी होता है ये नहीं पता, लेकिन उस दौर में ऐसा था कि वो लोग गवर्नमेंट की गवर्नेंस को नहीं मानते थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। उनके अपने जिरगे होते थे वहाँ पे जो फैसले करते थे और कानून वही चलता था। तो ये जब वीडियो वायरल हुई ना उस गाँव में, अब उस गाँव में ऐसा ट्रेडिशन था कि लड़कियां लड़के आपस में बात भी नहीं कर सकते। अगर लड़के लड़कियों को आपस में बात करते हुए भी देख लिया गया या एक साथ बैठे हुए भी देख लिया गया तो उसको बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ होती है खत्म कर दो जिसको भी हमने आपस में बात करते हुए देख, क्योंकि उसको वो बहुत बड़ी बेइज्जती समझते हैं अपनी ट्राइब के लिए कि लड़के लड़कियां आपस में बात कर। For starters, women in Kohistan are not allowed to congregate with men from outside of their families. Doing so is blatantly illegal. मतलब वो फैमिली के बाहर के आदमियों से बातचीत नहीं कर सकते, उनके सामने नहीं आ सकते। ये चीज उनके यहाँ बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, गुनाह नहीं जुर्म समझा जाता है। And in this video, the women and men have no relation. On top of that, they're also from different villages, which is another infraction. But perhaps the big मतलब दोनों की अलग अलग ट्राइब थी, तो ये और ज्यादा बदनामी की बात थी दोनों ट्राइब्स के लिए कि ये दो ट्राइब के लोग लड़के लड़कियां खासकर आपस में बैठ के इस तरह से जो है नाच गाना कर रहे हैं। मतलब लड़का उसमें नाच रहा है और लड़कियां बैठ के सिर्फ गाने गा रही हैं। तो इनके लिए ये भी बहुत सीरियस चीज थी, इसलिए ये वीडियो गाँव में बहुत वायरल हुई। biggest crime committed in this clip is that the women were clapping and singing in the presence of these men, despite the area having strict rules against dancing with members of the opposite sex. As a result, and when a crime is alleged, they'll hold something called a jirga, which is essentially a tribal council comprised of village elders who determine if the party मतलब बड़े लोग बैठते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं वहाँ पे, उम्र में बड़े लोग बैठते हैं और उस तरह के लोग बैठ के फैसले करते हैं, ट्राइब के रूल्स भी बनाते हैं और उस रूल्स से रिलेटेड लोगों को सजाएं भी सुनाते हैं or parties are guilty and what their punishment should be. And oftentimes, these punishments will be most harsh when the crimes committed go against their tradition. And this video allegedly did just that. And so, soon after its release, a jirga was held, and discussions about what should be done to these women began. The story that Afzal was sharing so far was one that wouldn't have been shocking to many, as this had just become protocol for villages like अब ये अफजल कौन था, अफजल का क्या रोल था इसका मुझे याद नहीं है, बट ये अफजल अपने गांव से ही भाग के आया था और इसने आके मीडिया को बताया था कि क्या हो रहा है और उन लड़कियों के साथ भी क्या हो रहा है। वो खैर आगे आके पता चलेगा तुम्हें कि किस तरह हुआ था, उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था, उन लड़कों के साथ क्या हुआ था, वो सब चीजें। But what was shocking was the punishment that these women allegedly received. According to Afzal, once the footage was made public, all 4 of the women shown within the video, along with one other girl who wasn't pictured but had allegedly helped coordinate this gathering, had been rounded up and thrown inside a small room about the size of a closet that served as a makeshift prison. And inside, each day was misery. Every morning, मतलब जिस लड़की ने इन सबको इकट्ठा किया था उसको पकड़ के जो है एक जगह पे बंद कर दिया गया था और फिर उसको टॉर्चर भी किया गया था। the door would be opened and each woman would be doused with boiling water, causing their skin to bubble and blister. Damn. At night, the door would open again, and this time, the women would be covered in burning hot embers and coal from the day's fire. They were tortured in unimaginable ways, until finally, on May 30th, 2012, when at 2 in the morning, the Jirga gave the final verdict that all of the women should be executed. पहले इनको इस तरह से रखा गया कि जो लड़कियां थी इन सबको पकड़ा और इन सबको पकड़ के एक जगह पे कैद कर दिया गया। फिर इनको सुबह जो है इनके ऊपर उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डालते थे और वो जो डालते थे, ये भी मैं तुम लोग बता दूं, ये इसने नहीं बताई, वो इनके अपने ही होते, इनके बाप, इनके भाई, इनके रिश्तेदार, चाचा ताया होते थे, ये आगे बताएगा इस चीज का। तो वो इनके ऊपर पानी फेंकते थे उबलता हुआ खौलता हुआ और इनको टॉर्चर करते थे। फिर रात को इनके ऊपर पूरे दिन के जो जले हुए कोयले होते थे वो इनके ऊपर फेंकते थे और इनको इस तरह से टॉर्चर करते थे और फिर एक इसी तरह इनको काफी दिन तक टॉर्चर किया गया और उसके बाद एक दिन फैसला आ गया कि इन सबको एग्जीक्यूट कर दो। The door opened one final time that morning at 2 a.m., and one by one, the women were woken up, restrained, and their throats were cut. और अक़वामी हकीम खैल तगनानी सरटे और दूसरे जो This was an appalling claim by Afzal. If true, what they did to these women was not only outrageously extreme considering the crime, but also very illegal, as Jirgas didn't have the right to sentence someone to death. And because of this, those watching the press conference were left horrified.
नहीं हुए हैं और ये लड़कों को हम इस इल्जाम में मतलब जिरगा को अलाउड नहीं है कि वो किसी को मौत की सजा सुनाए। तो यहाँ पर जो जिरगा ने फैसला सुनाया था वो इलीगल था और बहुत ज्यादा आउटरेजेस भी था, क्योंकि जिस तरीके से टॉर्चर किया गया था उन औरतों को, जो कि अफजल क्लेम कर रहा था, इसकी कोई फुटेज, कोई ऐसी कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि उनको टॉर्चर किया गया है। तो इस क्लेम के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही संगीन क्राइम किया गया था कि औरतों को बंद करके उनको टॉर्चर किया गया काफी दिन तक, फिर उनके गले काट दिए गए। Honor killings aren't necessarily a new thing in Pakistan, especially in remote villages, but this level of sadism was unimaginable, and all for a blatantly harmless gathering. And yet Afzal claimed that not only had no one in Kohistan opposed मतलब यार ऑनर किलिंग जो है उस बेस पे होती है कि लड़कियां कुछ ऐसा अमल करके बैठी हैं जो कि जिना के उसमें आ जाता है, जिना के क्राइटेरिया में आ जाता है, जिना के एरिया में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो चीज थी, ये इतना कोई संगीन नहीं था, ये सिर्फ एक गैदरिंग थी जिसमें लड़के अलग थे, 2 लड़के थे बस वो बैठे थे और लड़कियां बैठ, और सब शादी के बाद जो एंजॉयमेंट होती है वही कर रहे थे बस, उससे ज्यादा कुछ इतना कोई हार्मलेस चीज नहीं थी जिसको इतना सीरियसली ले लिया गया। the Jirga's shocking decision, but even the family members of these women supported it. And they supported it so मतलब वो जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी इस डिसीजन के फेवर में थे, much so that they were the ones who carried out the torture and the eventual killings. Their fathers, मतलब इनको मारने वाले, इनको टॉर्चर करने वाले इनके अपने रिश्तेदार ही थे। uncles, brothers all partook in scalding them with water, burning them with embers, and cutting their throats, and no one tried to stop it, except for Afzal. He had caught wind of the girls' torture while it was happening, and actively tried to intervene by alerting Kohistani journalists, though when this failed and they went through with the executions. अच्छा, अफजल का आई डोंट थिंक कोई इस चीज से लिंक था, क्योंकि अफजल हमें उस वीडियो में नजर नहीं आया। अफजल ना उन लड़कियों का या लड़कों का रिश्तेदार अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन अफजल एक उस विलेज का रहने वाला था जिसने जब ये फैसला सुना ना तो उसको हुआ यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत है। और मेरा नहीं ख्याल, और जहां तक बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, ऐसा सीन कभी हुआ नहीं होगा विलेज में कि कोई बात करते हुए पकड़ा गया तो उसको और मतलब इतने सारे लोग बात करते हुए अगर पकड़े भी गए या एक गैदरिंग में बैठे हुए पकड़े गए हैं तो उन सबको ये जो है सजा सुनाई गई है। ये कह लो बड़े स्केल पे की गई थी चीज। He left the region to alert the government of Pakistan and the rest of the world to the atrocity that had happened in Kohistan. But for Afzal, this wasn't just about avenging the deaths of these girls, as he had another very important reason for speaking out, as shown in this footage, were Afzal's 2 brothers, whose involvement he claimed had अच्छा ये भाई थे इसके, ये दोनों इसके भाई थे। also led to them receiving death sentences, with both brothers going into hiding in order to avoid being killed. अच्छा ये लोग भाग गए थे। This press conference was essentially Afzal's way of trying to save his brothers, as he knew that they could be found and killed at any moment, spurring Afzal to act. और आगे जो हुआ था ना उनके साथ जिन्होंने ये हरकत की थी, वो सुन के वो तो बहुत ही ज्यादा आउटरेजस है यार, मतलब और वो चीज गवर्नमेंट की तरफ से हुई। खैर अभी ये देखते हैं। Even at the risk of his own safety, as locals had caught wind of his previous attempts to speak with journalists, and in response, that same Jirga that had sentenced these women to death had sent an angry mob of 40 to 50 men to Afzal's home in order to silence him, likely not wanting news of their illegal sentencing to leave the region. And after giving this speech, Afzal knew that that group was only going to become more angry. Based on Afzal's testimony, the existence of this video had caused the torture and deaths of 5 women, dead at the hands of a radical Jirga and the victim's own family, who were now coming after Afzal and his 2 brothers. As if this footage had just been kept on that man's phone, no one would have even known that this meeting had ever took place, and therefore none of this would be happening. It's an almost fantastical story, which begs the question, was any of it actually true? हाँ यही बात है। Women in Pakistan's Kohistan who were allegedly singing and dancing with men at a wedding party were killed after a tribal Jirga committee of elders ordered their execution. बेसिकली जब ये फैसला सुनाया गया था ना तो अफजल को जब ये फैसला सुनने में आया और उसको पता चला कि उसके भाई भी इसमें इंक्लूड है और उनके साथ भी कुछ हो सकता है, तो पहले तो उसने अपने भाइयों को गायब कराया इस तरह से कि उनको भगा दिया, या तो ये तो वो खुद ही छुप गए थे। और अफजल ने उन औरतों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई इस तरह से कि वो जाके मीडिया के पास गया और उसने जाके इस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोहिस्तान में ये सब हो रहा है और ये औरतें मिसिंग है। Afzal's story immediately made the front page news in Pakistan, but it wasn't without its controversy. At the end of the day, a story is all it was. He had no semblance of proof to back up his claims. उसके बाद कोई In proof fact, नहीं था। Afzal himself never actually witnessed the crimes that he spoke of.
He had simply been told about them by others who had, leaving the public perception to his story mixed. Within hours of his press conference, Maulana Javeed, the leader of the jirga that Afzal was trying to expose, came forward to publicly disavow the allegations, saying that Afzal had made up this entire story in an attempt to get political asylum to the United States for both him and his brothers, and that the women in this video were completely fine, living their lives as normal in Kohistan. Both sides made their claims, but both sides offered no evidence, turning the story into a confusing case of he said, they said. Luckily though, the government of Pakistan had the perfect idea to get to the bottom of it, and so they reached out to Maulana Javeed and told him that if the girls were alive like he claimed, then he must bring them to the courtroom in Abbottabad as proof. It was मतलब पहले जो है यही हुआ कि अफजल क्लेम कर रहा था, उसके बाद भी कोई प्रूफ नहीं थे। फिर वो मौलाना जावेद जो हेड थे उस जिरगा के, उन्होंने भी क्लेम किया कि भाई अफजल जो है असाइलम लेना चाह रहा है खुद जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, और अपने भाइयों को भी असाइलम देना चाह रहा है, तो इसलिए वो ऐसे क्लेम कर रहा है कि उनकी जान को खतरा और इसकी जान को भी खतरा है, तो और इस तरह के हम पे इल्जाम लगा रहा है। लड़कियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोनों ने कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया था, तो इस चीज पे फिर जो पाकिस्तान जो हाई कोर्ट था उसने फिर जो है इस चीज पे ऑर्डर दिया कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लड़कियां जो हैं वो जिंदा हैं और सही सलामत है, और उनको ये प्रूफ करने के लिए उन लड़कियों को कोर्ट में लाना पड़ेगा। बट जिरगा का एक मसला था इस आइडिया से, और वो ये था कि वो अपनी औरतों को कभी भी बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो बेपर्दगी वगैरह वाली बात जिसकी वजह से मतलब ये सारा मसला बना था, वही चीज फिर यहाँ पे दोहराई जा रही थी कोर्ट में, उनको लाके बेपर्दगी करके ये सब। तो उन्होंने उस चीज से फिर मना कर दिया, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम कोर्ट में नहीं ला सकते। आपने उनमें से उनको फिर क्यों कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं? वो तो हमारे क्योंकि रिवायात ये तारीख में कभी इस तरह के कोई वाक़या नहीं हुआ है कि कोहिस्तानी रिवायात में लड़कियों को अदालत में कचहरियों में पेश करना, ये तो वो मजबूरी है। ये बताइए वो खवातीन जिंदा है या मर गई? वो तो हमारे इल्म में जिंदा है। Kohistan is one of the most socially conservative areas on the planet. It is a deeply patriarchal society, with women having severe restrictions on all aspects of their lives, especially when it comes to social engagement, making this the perfect out for the jirga. And so the government came up with a different solution. If the women couldn't travel to the courtroom, then they would travel to them. And so they quickly got together a तो उन्होंने फिर सोचा कि यार हम ही चले जाते हैं अगर ये नहीं आते, और फिर वो गए भी थे। group of investigators and sent them up into the mountains to meet the girls there themselves, and hopefully confirm that they were in fact still alive. On June 6th, 2012, a helicopter carrying this newly formed investigative team landed in the village of Gadar, where the women resided. Though they quickly realized that something was wrong. The village was practically deserted, and when they asked one of the few remaining locals where everyone was, they were told that most villagers had left the area due to the seasonal weather, including the women they were looking for, who lived spread out and even higher into the mountains. And to find just two of them would require a grueling 4-hour hike. It was certainly suspicious to some degree, but nevertheless, the team proceeded on that long walk until they happened upon the first woman, Amina. The woman before them appeared to have the same facial features, and was even wearing the same exact outfit that Amina wore in the video. On top of this, the other locals they spoke with would go on to confirm that she was the Amina they were looking for. Though proving this for certain was impossible, as the only information the investigators had to go off of was her name and screenshots from this recording, and so all they could do was document their findings and go on to meet the next girl, Shaheen. Shaheen's story is different from the others, as she was never actually shown in the footage. Rather, she was Amina's sister, whom Afzal claimed helped facilitate the illegal gathering that fateful night, and was therefore killed alongside the अच्छा, वहाँ others. पर मतलब 4 औरतें नहीं थी, 5 औरतें थी शायद, तो 5वीं जो शाहीन थी वो शो नहीं हुई वीडियो। For her involvement, with the most disturbing part being the fact that she was just 12 years old. But that was Afzal's story. 12 साल And की here, थी। standing before the investigators, was a girl who appeared to be the same age, claiming to be Shaheen, as did her parents and all the other villagers they spoke with. Though given that her face never even appeared in the video, it was also impossible to verify this. After meeting Shaheen, तो उन्होंने कोई और लड़की मतलब दिखा दी कि ये शाहीन है, क्योंकि कभी शक्ल देखी ही नहीं उसकी वीडियो में, तो उन्होंने कोई भी लड़की इस तरह से दिखा दी कि भाई ये शाहीन है और ये जिंदा है और शी इज कम्प्लीटली फाइन। the group was informed that the remaining women lived even further away, and reaching them before sundown wouldn't be possible, forcing the team to return to Abbottabad, having only met 2 of the girls. But so far, they're finding तो वो बाकी 3 लड़कियों से नहीं मिले जो थी, क्योंकि रात बहुत हो गई, और फिर जो है उन्होंने बोला कि वो जो उस पार रहती हैं पहाड़ों के, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। things were extremely promising.
Less than 2 weeks later, on June 16th, the team would once again visit Kohistan, this time armed with cameras to document their findings. There, they would meet 2 more of the women, Sareen Jan and Begum Jan. Much like the first 2 women, Sareen Jan seemed to be a match, with her family and neighbors attesting to her identity, though it was noted that she was incredibly nervous and refused to speak unless her parents allowed her to, which was true also for Begum Jan, whose meeting was actually captured on camera. I mean, yeah, सेम तो लग रही हैं. मतलब उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है डर वगैरह जो है कि वो बोलते हुए भी डर रही है कि उसके कॉन्सिक्वेंस उसको ना भुगतने पड़े, क्योंकि पहले भी कुछ लड़कियों को भुगतने पड़े और ये वो लड़की शायद नहीं है, इसको बिठाया गया फोर्सफुली. आपके पास या तो ना हंसाने का हमारे पास नहीं. It was evident how nervous she was. She could hardly even force a smile, and didn't speak a single word. But despite this, everyone reassured the investigators that this was Begum Jan, and given how isolated the lives of Kohistani women are, perhaps her nerves were understandable. हाँ, ये भी समझा जा सकता है क्योंकि वो हमेशा से आइसोलेशन में रही है, तो इसको ये भी रुख दिया जा सकता है कि यार वो घबराई हुई है, वो कभी मर्दों के बीच बैठी नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं हुई है किसी जर्नलिस्ट वगैरह से, तो उसके लिए ये चीज़ एक घबराहट वाली है, तो ये भी एक रुख दिया जा सकता है इस चीज़ को. बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है कि आप अगर इसको करने भी जाओ ना इन्वेस्टिगेट, तो आपको जो रुख दिखाई देगा आप उस पर भी कह सकते हो कि यार नहीं यार इसकी वजह ये हो सकती है. This left only the 5th alleged victim, Baziga, though she was nowhere to be seen that day, as she had supposedly fallen ill and was unable to come down from her home, which was even more remote than the team had gone thus far. But for the investigators, they had already अच्छा confirmed मतलब बजीगा जहाँ रहती थी वो उससे भी आगे की जगह. that 4 of the women who Afzal claimed to have been murdered were still very much alive, with there being no evidence whatsoever that any executions had taken place. नहीं तो ये किया जा सकता था या तो कि ये लोग अफजल को साथ ले जाते और आइडेंटिफाई करवा सकते थे, अपनी सेफ्टी में अफजल को साथ ले जाते, कोई टीम भेज देते और फिर उससे आइडेंटिफाई करवाते. बट ये भी तो मसला था कि अफजल को सिक्योरिटी इश्यूज इतने थे कि अफजल पुलिस के बगैर नहीं घूमता था. वो जब वहां पे था तो उसने कोर्ट से भी सिक्योरिटी की बात की थी. थैंक यू अशफाक. तो उसने सिक्योरिटी की बात कोर्ट से की थी कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को खतरा है. Leaving the team with no real reason to believe any of his story. And so, days after their second trip to Kohistan, the news would break. Human rights activist Farzana Bari, who was accompanying the team. अच्छा, ये फरजाना बारी जो थी ना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये गई थी फिर, और इनका जाना फिर जो है कुछ ज़्यादा मतलब इस चीज़ में उन जो है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता था, क्योंकि एक औरत थी, औरत जाके औरत से तो बात कर ही सकती है ना, वो इन्वेस्टिगेट कर ही सकती है ना, तो फिर ये गई. To bring the Kohistani girls to the Supreme Court says there is evidence that all the girls are alive. The Kohistan video case was closed. हाँ, क्योंकि उन्होंने लड़कियां दिखा दी और उन्होंने बोला भाई, क्लेम कर रहे थे कि यार ये 4 लड़कियां हैं, 5 में से उन्होंने 4 लड़कियां दिखाई और 5वीं लड़की का बहाना कर दिया, और वो जो फरजाना थी वो गई थी, उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया था, उन्होंने बोला था पहले उनको भी शक भी हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि वो जो है फौरन उन्होंने कंफर्म कर दिया, उनको भी शक हुआ था कि यार ये वो लड़कियां नहीं, बट सब क्लेम कर रहे थे और वहाँ पे सारे ही ट्राइब के लोग बैठे हुए थे, सभी बोले नहीं नहीं ये वही लड़की है, वही लड़की है, तो फिर उन्होंने भी एक टाइम पे वहाँ पे बिलीव कर लिया कि हाँ यार ये वही लड़की हो. It was a swift end to such an alarming story, as after just a few weeks, in the eyes of the public and the government, the stories told about this video were deemed to be lies, and Afzal was the liar. But not everyone was so quick to agree with this conclusion. अभी तक तो नहीं. There were obvious flaws in this fact-finding mission, the most glaring of which being that all the investigators had to go off of were blurry screenshots and some names. In fact, Dr. Farzana Bari, one of the investigators sent to Kohistan who actually met with these women, would later go on to publicly state that she was unsatisfied with their findings. As though the women they met looked similar to those in the video, they weren't able to conclusively prove that they were who they claimed to be, just given the resources available to them. But if these weren't the women in question, then who were they? Why were they pretending to be them? And why was the entire village lying about it? Well, this spread the conspiracy theory that the women the investigators met with were merely actors, coerced into pretending to be these women as part of a cover-up. एक्टर्स नहीं, मतलब वो ट्राइब की ही औरतें होंगी जिनको कहा होगा जिरगा के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, कि गांव की इज्जत का सवाल है, गांव के ऊपर इस तरह की बात की जा रही है, तो आप लोग इस तरह से सामने आओ और बात करो. To disprove Afzal's story, a cover-up that had to be so massive
that the entire हाँ, village was in on पूरा it. गांव इस चीज में था जहाँ It में seems unlikely, but there was a vocal minority in Pakistan that truly believed this, including Afzal himself, as in his mind he was certain that those women had been killed, and that he and his brothers were next. And so, with a small group of supporters by his side, Afzal vowed to continue his push for justice, and at the start of 2013, he would go to the courtroom in Abbottabad and file a motion to have the Kohistan video case reopened, a decision that had sudden and direct consequences. Days मतलब वो after गया और उसने दोबारा से इस केस को ओपन करवाने की बात की 1 साल बाद। Afzal's court filing, he received a devastating phone call that his brothers had been gunned down and murdered in cold blood, but not the ones you might expect. Afzal was one of 6 siblings, and at this point, अच्छा। 2 of his brothers were still in hiding, living their lives in a secret location. उसके But the other कोई और भाई थे, उनको मार दिया गया था। 3, Sherwali, Shah Faisal, and Rafuddin, were living their lives as usual, believing that they were safe as they had no involvement in this fight whatsoever. हाँ। They were sadly mistaken. And on January 4th, 2013, while walking to their local mosque in Kohistan, all 3 were ambushed by a group of gunmen and met with a barrage of gunfire. Seconds later, all 3 were dead. The murders were shocking, and made even more so when the culprits were revealed as members of the slain woman's family, as well as the jirga that had called for their execution. And their motive was simple. This was revenge against Afzal for sharing his story, and for filing that application just days prior. And as if the group's message wasn't clear enough, they would then surround Afzal's home and fire over 1,000 bullets into the structure. Luckily, Afzal had already moved to a secret location out of fear of this very moment, but the incident left him forever shaken and forever devastated, as in trying to save 2 of his brothers, his fight had now cost him 3. But there was at least one minuscule silver lining, with that being that the jirga and the woman's family had now proven themselves to be murderous. But this didn't necessarily prove that they were actually the ones who killed these women. That was still just a theory, and a far-out theory at that. I mean, in the eyes of the Pakistan government, these women couldn't have been killed, as their investigators had literally met face-to-face with 4 of them. This was the main challenge that Reuters journalist Catherine Harold ran into after picking up the case. She had been reporting on Pakistani honor killings around the time of Afzal's press conference, and found his story to be believable based on her research into treatment of women in that region. But for his story to be true, then she knew that meant that the women presented to the investigative team couldn't have been who they claimed to be. And so she took an image of Begum John, the woman who looked particularly nervous during the investigation, and Begum's official government ID photo. And ये तो बहुत ही डिफरेंट है यार, कितनी डिफरेंट। मतलब अगर तुम यहाँ पर देखो तो उसके तिल तो है, बट हेयर स्टाइल डिफरेंट है, आंखें डिफरेंट है, नाक डिफरेंट है, बहुत बहुत इसमें जो है जो दिखाया जा रहा है शक्ल यहाँ पे मैच करके बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। तो फेस टू फेस आइडेंटिफाई कैसे नहीं कर पाए वो? and sent them both off to Digital Barriers, a company specializing in facial recognition technology, and asked them to compare the images and determine if these 2 women were मतलब ये केस अब जो है ना यूएस के एक्टिविस्ट तक जा चुका था कि भाई ये ऑनर किलिंग को जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना उन तक जा चुका था। उन्होंने फिर जो है इस पे फेशियल रिकग्निशन वगैरह सब कुछ करवाया, जो टेक्नोलॉजी शायद पाकिस्तान में नहीं। actually the same person. The comparison came back at just 17%, or in other words, they weren't a match. This means that by all likelihood, this woman, the woman shown to the government as proof that Begum John was alive, and who the entire village identified as Begum John, was in fact an imposter. It's a revelation that shifted the entire case. Suddenly, this once far-off conspiracy theory was proven to be at least partially true. And if someone had been impersonating Begum John, then it was more than possible that the same had been done with all the other women. And just like that, the Kohistan video conspiracy was in full effect. The government of Pakistan, however, wasn't convinced by the findings. In their minds, they had already investigated these claims, and they had little interest in reopening the case. But Afzal persisted, and he continued doing anything he could to get this case a wider audience, and force the government to reinvestigate. He did interviews on TV, filed motions in court, and even ran for office in Kohistan. But no matter how hard he tried, hardly any progress was made, until eventually years began to pass. The agony of waiting was hell for Afzal. Despite some of the women's family members being thrown in prison for the murder of his brothers, many were still walking free, and as were all the members of that original jirga, meaning that every day represented new risks to Afzal's life, new risks to his brothers. मतलब जिन्होंने जो है कोई गुनाह नहीं किया था वो लोग सफर कर रहे थे, और जिन्होंने ऐसी खतरनाक सजा सुनाई थी इतनी छोटी बात पर, मतलब डेथ की सजा सुनाई थी, वो लोग खुले घूम रहे थे, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। बल्कि अफजल
जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसको छुप के रहना पड़ रहा था, उसके भाइयों को छुप के रहना पड़ रहा था और उनकी जान खतरे में थी और उनके ऊपर अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं, उनको धमकियां भी आती थी। बाकी वो जो लड़कियां थी वो तो मर चुकी थी। इस चीज़ का सबूत यही था कि उन्होंने दूसरी लड़कियां पेश करी थी लाके। अब वो उस टाइम पे उनके कब्जे में थी या वाकई मर चुकी थी ये बात तो नहीं पता, लेकिन उन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उनको सामने नहीं लाया गया और उनके ऑल्टरनेटिव कोई लड़कियां लाई गई, उन बताया गया कि ये वो लड़कियां हैं, जो कि क्लियरली नहीं। Lives and new risks to the lives of the women in Kohistan. Since the alleged executions of those 5 women, Afzal and his supporters had discovered evidence of over 50 other honor killings that had taken place in that small village over the course of just 2 years. अच्छा, मतलब वो और केसेस ले आया था ऑनर किलिंग के। Shockingly high number of people considering how few people actually lived in that village. With these honor killings being described as common as the common cold, every household was being affected by them, but no one dared speak about it. They were all too afraid. The Jirga held all the power, and speaking out against them would be breaching the tradition that they hold so dearly. And as a result, जैसे अफजल के साथ हो रहा था। Despite all the other killings, Afzal was still really the only one from the region that had been talking with the press, and this was finally about to pay off. In 2016, Afzal was featured on a Vice documentary that highlighted his story as well as the treatment of women in Kohistan at the hands of this bloodthirsty Jirga. मैंने वो अपने भाई की इंतकाम लेने के लिए आज तक मैंने हर किस्म की कोशिश करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन लोगों को कुछ न कुछ सज़ा मिल जाए, अंदर नस्लों को इस तरह की कोई तकलीफ न पहुँचे। It was an extremely compelling video, showing us just how much Afzal's life had been derailed by the whole situation, as he was forced to live alone in hiding, separate from his family, including his children, wife, and 2 surviving brothers, who themselves were also living in hiding, in conditions that they described as being miserable. The story was about as harrowing as it gets, and as soon as the video released, hundreds of thousands of people would watch it, thrusting the Kohistan video case into a worldwide spotlight. And with so many eyes now on the case, and with so many people now calling for the Pakistan government to reinvestigate, they would finally relent. इतनी कोशिश करनी पड़ी यार इंसाफ दिलवाने के लिए एक आदमी को जो कि कह रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है, जिसके साइंस सामने मौजूद है। इतनी कोशिश करनी पड़ी यार फिर भी, और इतने साल गुजर गए, तुम ये देखो, फिर जाके इंटरनेशनली उस बंदे को रिकग्नाइज करवाना पड़ा अपना केस, जब जाकर उसका केस रीओपन हुआ, वरना उसका केस आया बाएं शाये करके ख़त्म कर दिया गया था कि यार ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इतना लेस इंटरेस्ट से उन लोगों ने जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था कि बस जान छुड़ाइए। हालांकि उनका हर एक फैसला डिपेंड था अफजल की लाइफ पर, कि अगर उनके जो क्राइम करने वाले लोग थे उनको सजा अगर मिलती है तो अफजल की लाइफ भी आसान हो जाएगी और उसके भाइयों की लाइफ भी आसान हो जाएगी। Same year, in November of 2016, the government called on that Jirga once more to bring these women to Abbottabad and show them in their courtroom so they could personally verify that they were still alive. And this time, they outright demanded it. अब वो जो है, मतलब वो थे इस चीज पे वो लोग भाग इस तरह गए कि उन्होंने बोला भाई हम नहीं लेकर आ रहे, बेपर्दगी होगी हमारे ये वो, और इस बेपर्दगी को उन्होंने बहाना बनाया अपने गुनाह छुपाने का। लेकिन इस दफा जो है 2016 में जब ये केस रीओपन हुआ था और इतनी डिमांड आ रही थी, इतनी ज्यादा जो है इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी, इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा था इस चीज को, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिमांड किया कि भाई आप लेकर आओ, हमें नहीं पता, आप इन लोगों को, लड़कियों को लेकर आओ कोर्ट में, सामने शनाख्त करवाओ। Failure to comply would essentially be seen as an admission to these murders. There was no getting around it this time, and so that month, a group of 5 women and their families were all brought down from Kohistan and one by one led into the courtroom with the hope of bringing this case to an end. To protect the women's honor, no photos or videos were allowed in the courtroom, meaning all we know about what happened inside comes from officials' descriptions afterwards. The first thing noted was the conduct of these women. The girls produced were observed to be extremely nervous and frightened. They were hardly able to respond to queries. They had incompatible reflexes and face expressions. In response to most of the queries, it was commonly observed that they were supplied with words from elders, especially about their ages and husbands. मतलब वही बोल रही थी जो उनके घर वालों ने उनको बताया हुआ था, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल रही, घबराई हुई भी थी, और वही वैसे ही जैसे बेगम जान वाली जो औरत थी कर रही थी रिएक्ट, वैसे ही वो औरतें भी रिएक्ट कर रही थी। The girls were terrified, too terrified to speak for themselves, and instead all their answers were fed to them by accompanying elders. But the strangeness of their mannerisms pales in comparison to the strangeness of their appearances, with the most bizarre being Amina. By appearance, she was about 15 years old.
Reportedly, the video was shot back in the year 2010, and it surfaced on the internet in 2012. If we वो 15 subtract साल 6 की years लग from तो नहीं Amina's रही थी। age, her age at the time of the video shooting would be between 8 years or 9 years, whereas the women visible in the video looked to be aged between 20 years or 22 years, back in the year 2010. The girl that they brought to court claiming to be Amina was just a child, and based on her appearance, she would have been as young as 8 years old in the video. Which clearly isn't the case. I mean, these are fully grown women. And the same was true for Serene John. ये सारी औरतें ही लग रही हैं, बड़ी औरतें लग रही हैं, लेकिन ये क्या ला रहे हैं 15 साल की, 16 साल की, वो जो थी वो भी 15 साल की लग रही थी। Appearance, she was not more than 16 years or 17 years of age, meaning she हालांकि इन वीडियो के बीच में जो था वो 7-8 साल का गैप था। ये जब वीडियो रिलीज हुई थी, कैप्चर हुई थी, उस कैप्चर होने के दौरान ये वीडियो कोई 7-8 साल पुरानी हो गई हो, तब भी ये लड़कियां 17 साल की लग रही हैं। मतलब जब ये वीडियो शूट हुई, अगर इस तरह से सोचा जाए तो क्या वो 10 साल की थी, और वो सेम ही, और वो 10 साल की एक लड़की ऐसी दिखेगी, पक्की औरत? ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। aged 9 years or 10 years in 2010. Along with this, neither she nor her father was able to tell her birthday or her age. These girls were clearly not the women from the video. They were just acting. And while these seemed to be feeble attempts, there were other aspects that made it obvious just how desperate this Jirga was to try and pass these girls off as real, with the most upsetting coming from the girl who claimed to be Amina. Now, Amina actually had her fingerprints on file with the Pakistani government already, and so naturally they went to collect this girl's fingerprints in order to compare them. But when they attempted to do so, they came back blank, which is when the officials noticed that the tips of her fingers had been burnt off. Oh, and it wasn't just her damn. thumbs. Every single finger Shit. had the tips of them scorched off. Shit. On the spot, all 5 girls brought into that courtroom were determined to be imposters, victims themselves who were वो तेरी, मतलब वो लड़कियों के साथ भी यार किस तरह का सलूक किया गया कि उनके फिंगरप्रिंट्स जला दिए गए थे, और उनके हाथ के फिंगरप्रिंट जलाए हुए थे यार, कि जो है मैच ही ना किया जा सके किसी भी तरह से। forced into pretending that they were the women seen in this footage. मतलब And तुम considering ये the सोचो कि jurors अब उनको कितना फोर्स किया जा रहा होगा। वो लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही थी, उनसे करवाया जा रहा था, और वो लड़कियां भी नहीं थी, कोई 15 साल की, कोई 17 साल की, कोई 16 साल की बच्चियां थी छोटी छोटी, उनसे इस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं, और उनके साथ भी जुल्म किया जा रहा है कि उनके फिंगरप्रिंट्स जला दिए कि वो अपने फिंगरप्रिंट दे ही ना पाए। desperation and the lengths they went through to now twice try and pass off different women as those from the video, it was clear that something awful had happened to the actual women. यार ये तो Something that क्लियर साइंस है ना फिर, कि मतलब कुछ तो फिशी है, तो इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिर भी आप एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो यार, ये तो क्लियर साइंस है। Didn't want to ever get out. And with that, almost universally, the world fell into agreement that Afzal had been telling the truth all along. But any celebration from Afzal would have been short-lived. लो जी, अब क्या हुआ Months फिर? later, a fire erupted in a small home in Gadar, the village where all of the women once resided. And inside that home, 2 women and 3 children were trapped and would tragically Shit. burn to death. It was an awful tragedy, but according to the local Jirga, it wasn't an accident, as in its aftermath, they alleged that Afzal was the one responsible, claiming that he had started the अच्छा। fire in retaliation. This claim was अच्छा। complete hearsay, and there मतलब उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश की कि इसने घर जला दिया, जिरगा ने। was no evidence whatsoever linking Afzal to the blaze. In Ah. fact, he wasn't living anywhere near the area at the time, but nevertheless, Afzal would be arrested for the murders of 5 people. क्यों? जब वो उधर था ही नहीं तो अरेस्ट कैसे? It's a gut-wrenching development, and follows the trend of horrible misfortunes that Afzal suffered in trying to blow the whistle on this crime. But as his sentence commenced, the Kohistan video case continued making its way through the legal system until July of 2018, when the news came in. It was officially determined that Serene John, Begum John, and Baziga had all in fact been tortured and murdered by their families on order from the Jirga, with the confirmation coming as a result of confessions made from their own family member. And the entire time, the village had been working together to conceal the truth in what was described as a massive coordinated conspiracy to cover up their crime. Now bizarrely, this revelation stated that the other 2 girls were actually still alive, as they weren't mentioned in any of the confession. However, given what unfolded in court, this is universally doubted to this day, as most are in agreement that every woman shown in this video was in fact murdered 2 years after its recording, just as Afzal had claimed. It's unlike any story I can remember hearing,
One video, one wholesome, lighthearted video for that matter, is responsible for 8 murders, as not only were these 5 women killed, मतलब इसमें 5 औरतें मरी हैं और 3 जो है सिर्फ मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें 8 मर्डर हुए हैं। इसकी वीडियो की वजह से बहुत मर्डर हुए हैं, जैसे कि उन 5 लोगों का मर्डर, उन फैमिली मेंबर्स का मर्डर भी, जो बच्चे और माँ थी, जो जिसका घर जला दिया गया, वो भी अफजल के लिए जलाया गया, वो भी था एक इससे रिलेटेड। फिर ये 5 औरतें थी, फिर उसके अलावा अफजल के 3 भाई थे। तो मेरा ख्याल यहाँ पे हम लोग 13 लोग तो गिन ही रहे हैं यार अभी तक। because of it. But Afzal's 3 brothers were killed as a result of him sharing it with the world, making it perhaps the deadliest video I've ever come across. But as suggested earlier, this footage isn't considered responsible for the deaths of 8 people. It's considered responsible for the deaths of 9. 9 The confessions in 2018 didn't lead to any immediate conviction, but it was at least proof in the eyes of the public that these murders took place, and this was followed by Afzal finally being released from prison in early 2019, a full year and a half after he was unjustly arrested. But despite being free, Afzal was hardly out of the woods. The case wasn't officially over yet, and he knew that the family and the members of the Jirga were still out there. In fact, around the same time, the family members who were initially convicted of killing Afzal's brothers were mysteriously released for reasons that weren't specified. And they were likely now more angry than ever. वाओ, मतलब जिन्होंने मारा था वो छूट गए और अफजल, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उस फैमिली से, उस घर से जो चल गया था, वो उसके अराउंड भी नहीं था, उसको सजा काटनी पड़ी। और वो बाहर आने के बाद भी कॉन्स्टेंटली एक डर में जी रहा था कि उसको मार दिया जाएगा। वाओ। And so after being और ये गवर्नमेंट के नोटिस होने के बाद हो रहा है, तुम ये देखो। चलो जिरगा का रूल तो अलग हो गया ना, फिर उसके बाद जब अरेस्ट किया गया उनको मर्डर केस में, फिर भी वो लोग छूट गए थे। released from prison, Afzal went to a local police station to request police protection, something that the court had already granted him. But in response, the officers said no. And when he tried pressing the matter, Afzal claims that the officers became so enraged that they dragged him inside a small room and beat him. Between Afzal being arrested and all this, it almost felt as though the government and the police were now against him, which could be due to the fact that Afzal had been very public with how inadequate and downright abusive the police had been towards him. मुझे पुलिस वालों पे कोई इत्मीनान नहीं है। अभी तक पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ जो रवैया किया है, ऐसे रवैया जानवरों के साथ नहीं किया जा रहा। हमारे जानों की जान इतने खतरे में है। And with nowhere left to turn, Afzal would post a video to his social media declaring that his life was in danger. मेरा नाम अफजल कोहिस्तानी है। मैं 2012 से यही पुलिस की जिद में मैं जलील हो रहा हूँ। एक जवान था, उसने ऐसी हालत मेरी की है कि और बहुत सबसे उठ के मुझे मारा है उसने। जिसके साथ करे, मेरे खिलाफ करे या किसी और के खिलाफ करे, मैं इसने नाइंसाफी के खिलाफ, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी करे। Days later, on March 6, 2019, Afzal arrived in Abbottabad to testify in the Kohistan trial, though he never made it into the courtroom. As he sat in the back of an unmarked truck waiting to enter, suddenly, the vehicle was struck by multiple bullets. Paramedics would open the door minutes later, only to find Afzal laying in a pool of blood. He would never make it to the hospital. मार दिया। In Pakistan, the man who led a campaign to expose one of the country's most notorious so-called honor killings has been shot dead in the city of Abbottabad. Afzal's death was devastating to so many, not only throughout Pakistan, but throughout the ये इतने ऑब्वियस साइंस हैं कि इसको मारा किसने है, फिर भी कोई एक्शंस नहीं लिए गए यार, फिर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही भाई। entire world. His relentless pursuit of justice and his willingness to sacrifice his own life in order to expose these crimes was something that was championed by so many throughout the world, and he had come so close to seeing justice served, as only a few months later, 3 men were arrested and sentenced to life in prison for the Kohistan murders, each being members of the girl's family, along with one other, a man named Masoom Khan, a member of the Jirga who was sentenced to life in prison for the murder of Afzal. But even with this, people were angry. They were angry with the government for not taking Afzal's word more seriously. They were angry with the police who failed to protect Afzal and seemed प्रोटेक्ट, उसको उल्टा उन्होंने टॉर्चर किया था, to be actively working against him. And they were also angry at a rather unexpected source. The Vice documentary made back in 2016 was undoubtedly part of what put this case back on the map and back in the court system. But right from its release, it garnered criticism for something that the showrunners had seemingly overlooked, with one commenter pointing it out. अच्छा इसके भाइयों का क्या हुआ, ये चीज क्लियर नहीं थी कि उनको मार दिया गया कि नहीं मारा गया, या वो आज भी छुप रहे हैं, या क्या हुआ था उनके साथ, कुछ नहीं पता। Wait, hold on a minute.
minute. Isn't it dangerous to expose his whereabouts like this? In the footage used, the crew seemingly showed the outside of the hideout where Afzal had been living, as well as where his family had been hiding. And in response to Afzal's death, many were quick to blame the documentary. You people had literally shot his location and his family's location. Damn, you killed him. स्टूपिड बात है। ये डॉक्यूमेंट्री सालों पहले शूट हुई और अफजल होटल से बाहर आ रहा है, वहां पे आप देख सकते हो। तो होटल में थोड़ी ना वो जिंदगी भर रहा होगा, वो तो इधर से उधर मूव करे जा रहा था बार बार। By disclosing his hideout, Afzal Kohistani was killed by his enemy. This is really shameful and against the ethics of journalism. Why would you show Afzal and his family? Why are they mad at journalists भाई? उन्होंने कम से कम उस चीज को एड्रेस तो किया ना, अनलाइक के गवर्नमेंट जिन्होंने पकड़ लिया था ऐसे लोगों को और फिर छोड़ भी दिया, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी और फिर उनको छोड़ दिया गया। जो कन्विक्टेड मर्डरर्स थे उनको छोड़ दिया गया और अफजल को पकड़ के जो है उसको टॉर्चर किया जा रहा था। उन पुलिस वालों का क्या? उनको कोई सजा नहीं दी गई, उसको मारा जा रहा था। उसको एक झूठे केस में जो है कह लो 1 साल तक शायद या फिर आधे साल तक 6 महीने तक बंद रखा गया था जेल में भाई। तो ये सब चीजें जो जिन्होंने की हैं उसके साथ, वो उनके बारे में क्या कहो? डॉक्यूमेंट्री वाले दूसरी साइड जो उसकी हेल्प कर रहे थे उनको लोग ब्लेम कर रहे हैं कि यार आपने उसकी लोकेशन बता दी। अबे किसी चुतियापे की सोच है यार इन लोगों की। Family's hiding place. And while it may seem a little extreme to blame a documentary made 3 years before his murder, it's given a bit more weight by the fact that Vice had actually re-uploaded the documentary to their Vice Asia channel at the end of 2018, where it went completely viral, gaining more viewership than even the original upload. Months later, Afzal would be killed, and to this day, many still believe that Vice played an unintentional role in it. चुतियापे की बात है सीधी। But again, this is just public speculation, and at the end of the day, it was really on the police and the government of Pakistan to protect him, and they failed. It's a heartbreaking end to a heartbreaking story, and follows this trend of misfortune that Afzal dealt with throughout his life, and unfortunately, that trend continued even after his death. अच्छा, ये फिर भी चलता रहा मानसेरा। द पेशावर हाई कोर्ट सेप्टाबाद सर्किट बेंच ऑन वेडनेसडे सेट असाइड द conviction of 3 persons for honor killing of 5 women in Kohistan region. Devastatingly, the 3 men arrested for the murders of these women would be unexpectedly released from prison in 2023, only 4 short years after their initial arrest. और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी भाई। Far cry from life in prison, like they were originally sentenced to. And the reason for their release was just as upsetting, as the government cited a lack of evidence. These 3 men literally confessed to the killings, and they even discussed how they disposed of the bodies afterwards. अच्छा, उन्होंने कन्फेस किया था, उसके बावजूद उनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया गया। मतलब दे वर कन्फेसिंग कि हाँ हमने ये हरकत की है भाई। इस चीज के क्लियर आपको जो है सबूत मिल रहे थे। एक गवाह था जो वहां पे जाके सब जगह टेस्टिफाई कर रहा था, सब जगह जो है गवाही देता फिर रहा था, और उसको जो है रोला जा रहा था उस चीज में। उसको भागना पड़ रहा था, छुपना पड़ रहा था, उसके भाइयों को मार दिया गया। वो इनफ एविडेंस नहीं था इनके लिए, मुंह से भी जो है कबूल करना भी इनफ एविडेंस नहीं था उनके लिए। And yet there suddenly wasn't enough evidence to keep them in prison, despite them already being convicted. Meaning that after all of the death in this video, the murders of Afzal's brothers, the murders of these 5 women, and the murder of Afzal himself, only 1 man is currently in prison. हाँ, तो ये था भाई जिरगा का जस्टिस जो दिखाया गया कोहिस्तान में, जो है कह लो 15 साल पहले शायद चला था, 16 साल पहले चला था। और एक वीडियो जो कि एंजॉयमेंट के लिए बनाई गई थी, वो कह लो 9 से ज्यादा लोगों की डेथ की वजह बनी, और उसमें था क्या ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो वीडियो अब इतनी डार्क लगने लगेगी जब आप देखोगे कि भाई इसकी वीडियो की वजह से क्या क्या हो गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेजर जो गलती की गई है, वो उसके साथ मेजर गलती की है गवर्नमेंट। क्योंकि अफजल जब आके सब कुछ बता रहा है तो गवर्नमेंट का काम था कि बैठकर इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए अपनी मर्जी से, ना कि उनकी मर्जी सुनी जाए कि वो कह रहे भाई हम नहीं ला रहे, तो आपने कहा ठीक है हम नहीं लाओ, कोई बात नहीं, उनके एरिया में जाके हम देखेंगे। उनके एरिया में भी देख के आए तो कुछ खास वहां पे आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, बल्कि फिर उस केस को दबा दिया गया। वो केस दबा, फिर जब पब्लिक में उस केस को जो है लेकर आउटरीच पैदा हुआ, जब इंटरनेशनल मीडिया ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया, तब जाकर उस केस को दोबारा से रीओपन किया गया, तब जाकर उस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। वजह ये नहीं थी कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, इंसानियत के जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वजह ये थी कि यार इंटरनेशनल मीडिया की तरफ ये चला गया अब केस। अफजल अब इंटरनेशनल मीडिया के पास चला गया, वाइस के पास चला गया है, और उन लोगों ने जो वीडियो डाली है वो पॉपुलर हो गई है। अब काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वजह ये थी रीओपन करने की केस को। और उसके बाद जब उनके कातिलों को पकड़ लिया गया, उनको लाइफ
इम्प्रिजनमेंट सुना दी और उनको उनके मुंह से कबूला, और उन्होंने अपने मुंह से कबूला कि भाई हाँ हमने मारा है। उसके बावजूद ये हरकत हुई कि कुछ साल बाद उनको छोड़ दिया गया। और अफजल दूसरी तरफ इतना जो है इस चीज से सफर कर रहा था कि वो भाग रहा है इधर कभी उधर कभी इधर, छुपता फिर रहा है। उसके भाइयों को मार दिया गया और उसकी जिंदगी अजाब हो चुकी थी। उसके ऊपर एक उसके ऊपर फैमिली के मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए। उसकी सजा भी उसने भुगती जो कि बिल्कुल झूठे थे, फिर भी उसने उसकी सजा भुगती। एक बंदा जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसके लिए उसने सजा भुगती, लेकिन जिन्होंने क्राइम किया है उनको सजा सुनाने के बावजूद भी वो बाहर आ गए। ये जस्ट फेलियर दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता कि यार एक इंसान इतना सफर कर रहा है ऑलरेडी और उसको मजीद सफर करवाया गया है। इवन दो वो मीडिया में आ चुका है, इवन दो उस चीज के प्रूफ मीडिया में पड़े हुए हैं, फिर भी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको छोड़ दिया गया जो उस चीज में गिल्टी थे। वेरी इंप्रेसिव।